दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस बार हस्ताक्षर में हम एक विशेष शख्सियत के साथ मिलने जा रहे हैं। आप हैं डॉक्टर विनोद शाही। आपका एक उपन्यास निर्बीज आधार प्रकाशन से अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, और जिस तरह से इनका पहला उपन्यास 2 साल पहले आया था, ईश्वर के बीज, उसी तर्ज पर उसकी दूसरी कड़ी के रूप में यह उपन्यास माना जा रहा है। दोस्तों, यह उपन्यास कई मायनों में अपने अलग स्थान रखता है, अलग अर्थ रखता है। इस उपन्यास को लेकर काफी चर्चा है, और हम चाहते हैं कि हस्ताक्षर में इस उपन्यास पर लेखक के साथ बातचीत हो। लेकिन हम इस बातचीत को अनौपचारिक रखना चाहते हैं। आज की इस बातचीत में न तो कोई बड़े आलोचक हैं, न ही कोई बड़े विद्वान या लेखक हैं। आज की इस बातचीत में, इस महफिल में आप मिलेंगे सिर्फ पाठकों से और लेखक से। ये लेखक और पाठक की आपसी बातचीत है, और इसी तर्ज पर हस्ताक्षर में हम आगे के कार्यक्रम भी तय करने जा रहे हैं, जिसमें लेखक और पाठक ही बात करेंगे। पाठक से मतलब मेरा वह लोग हैं जो लाइमलाइट में नहीं हैं, जो लिखते नहीं हैं, लेकिन पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। वे चाहे दुकानदार हो, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क हो, या दफ्तर में जाने वाला बाबू, या बड़ा अफसर, कोई भी हो सकता है। वो अध्यापक भी हो सकता है, वो स्कूल लेवल का प्राइमरी टीचर से लेकर के और प्रोफेसर तक हो सकता है। लेकिन ये कोई वो पाठक हो, यह शर्त इसमें हम सोच रहे हैं कि लागू करें। लेकिन यह धीरे धीरे होगा। हमें इस तरह के लोगों की खुले दिल से हम बातें करेंगे। एक अच्छी किताब हिंदी साहित्य में पढ़ने को मिली है। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं डॉक्टर विनोद शाही का। डॉक्टर विनोद शाही हमारे बीच हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और ये आज से 2 साल पहले की बात है, जब हिंदी साहित्य के उपन्यास क्षेत्र में इनका पहला उपन्यास आया, ईश्वर के बीज। इससे पहले डॉक्टर शाही विख्यात आलोचक हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार अब हो गए हैं। इससे पहले कविताएं भी लिखी हैं। अनेक विधाओं में इनका जो है काम, रचना कौशल जो चल रहा है। आलोचना के क्षेत्र में बहुत सी किताबें हैं इनकी जो हमें पढ़नी चाहिए। हिंदी के अध्यापक को तो विशेष तौर पर ये किताबें पढ़नी चाहिए। मैं एक दो के नाम बोल रहा हूं जो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं। हिंदी आलोचना की सैद्धांत की, आलोचना की जमीन, साहित्य के नए प्रतिमान, कथा सैद्धांत की, हिंदी साहित्य का इतिहास, पतंजलि योग दर्शन, समय के बीज आख्यान। अब डॉक्टर शाही की एक पहले भी किताब जहां पर बीज का जिक्र आता है, बीज से इनका कोई पुराना रिश्ता पक्का है और हम सब का है। बड़ी बात तो ये है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि हम बीज में से ही आगे बढ़े हैं। बीज का होना बहुत जरूरी है। संभावनाएं बीज में हैं। अगर उन संभावनाओं की रक्षा करते हुए आप कोई रचना कार्य करते हैं, तो वास्तव में वह कार्य एक कालजयी कृति के रूप में हमारे सामने आता है। ईश्वर के बीज पढ़ते हुए मुझे हमेशा ये लगा कि ये एक बहुत बहुत उत्तम कोटि का नॉवल है, उपन्यास है, और मैंने उसको 2 या 3 बार पढ़ा। इसके अलावा बहुत से दोस्तों को भी वो मैंने पढ़वाया। ईश्वर के बीज की बात कहाँ तक पहुंचती है और उससे आगे की कहानी, जैसे ही ये उपन्यास खत्म हुआ था तभी हमें पता चल गया था कि इससे आगे की कहानी शुरू होगी। आज से कुछ साल पहले, मतलब 15 साल के लगभग पहले, मैंने एक ज्ञानेंद्र का उपन्यास पढ़ा था, जयवर्धन। तो जयवर्धन में जो कहानी थी,
वो समय से आगे की कहानी थी। ह्यूस्टन अमेरिकन पत्रकार थे जो भारत में लगातार आते रहे, और ह्यूस्टन की जो पत्रकारिता के ऊपर आधारित जैनेन्द्र ने वो उपन्यास उपन्यास कहें या ना कहें, लेकिन वो रचना हमारे सामने रखी। तो वो मैंने बहुत टाइम लगा के पढ़ी, और ये एहसास हुआ कि जिस तरह से कुछ रचनाकार हैं वो समय आने से पहले की बात करते हैं, वर्तमान रहते हुए, वर्तमान में रहते हुए, और आने वाले 50 साल 100 साल की बात करते हैं। जैसे 1984 का अगर मैं जिक्र करूं तो 48 से 84 हो गया। इसी तरह से आप जयवर्धन का भी ले सकते हैं, जो उसमें राजनीतिक ऊहापोह और सो सारा वृतांत आया है, वो आजकल मुझे देखने को मिल रहा है हमारे देश में, किस तरह से जो भी राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है। तो मैं इस बात को इसलिए भी करना चाहता हूं कि ये रचना आने वाले समय का हमें आईना दिखा रही है। यह रचना हमें बताती है कि अगर हमने इस बीज की रक्षा नहीं की, बीज निर्बीज हो गया, तो यह मानवीय सभ्यता, ये सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी, मनुष्य खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर कॉकरोच बचेंगे, जो कॉकरोच आखिरी कहानी कहेंगे। तो मैं डॉक्टर शाही से इस यात्रा के बारे में पूछना चाहूंगा कि निर्बीज तक, ईश्वर के बीज से लेकर निर्बीज तक की जो है, ये किस तरह से आपके जहन में आई, ये कहानी कैसे आई, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें, और फिर हम आगे चलते रहेंगे। आप दोस्तों से भी निवेदन है, आप अगर बीच में कुछ पूछना चाहें, दिमाग में कुछ आ जाता है, तो आप शाही जी से सीधे सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेशांश जी। आपने बातचीत का सूत्र आरंभ में ही सबसे गंभीर विषय की तरफ मोड़ दिया है। आपकी बात सुनते हुए मैं भी अपनी रचना प्रक्रिया में थोड़ा पीछे की ओर लौटा कि आखिर हुआ क्या था कि मैंने ये उपन्यास लिखने की बाबत सोचा। इस बात का जिक्र शायद मैंने कई जगह पहले भी किया है, लेकिन वो करना अब मुझे फिर से जरूरी लगता है कि मेरे अपने जीवन के अंदर एक कुछ कहिए कि एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे झकझोर करके रख दिया। हुआ ये था कि मैं उन दिनों सठियाला सरकारी कॉलेज में पढ़ाता था। वहां से होशियारपुर मेरा तबादला हुआ, तो वहां से मैं बस में बैठ करके वहां से विदायगी लेकर के, विदायगी पार्टी हो रही थी तो विदायगी लेकर के मैं जैसे ही वापस चला तो बाबा बकाला के पास हमारी बस को रोक लिया गया, और कुछ पीले पटके वाले नौजवान जो हैं, दो आगे से दो पीछे से चढ़े, और उन्होंने, जैसा कि उन दिनों के अंदर पंजाब का वातावरण आप जानते ही हैं कि बड़ा विषाक्त था, तो उन्होंने कहा कि सारे हिंदू लोग जो हैं वो उतर जाएं। वो हिंदू तो नहीं शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कोने मोने शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसी ढंग की भाषा चलती थी उन दिनों के अंदर। तो कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग चीखो पुकार हो गई, और सारा तमाशा शुरू हो गया जैसा भी, क्योंकि मृत्यु को सामने देखना और उसे उसको उसका सामना करना एक बड़ा कठिन काम होता है। तो मैं भी मतलब अपनी सीट के अंदर बैठा था, तो कोई ऐसा भय का एहसास तो नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इतना ही लगा कि अगर ये जीवन का आखिरी दिन है तो है, देखा जाएगा। उन्होंने एक एक करके कुछ लोगों को नीचे उतारा, कुछ को घसीट भी रहे थे, मेरे पास आए, मैं लगभग बीच में बैठा हुआ था। तो एक ने वो कुछ कुंदा सा मार करके अपनी गन का कहा कि तू क्यों नहीं उठता भाई, उठ उठ। तो मैं बैठा रहा, उसका उसकी शक्ल देखता रहा। मैंने कहा ठीक है, अगर घसीट के ले जाएंगे तो ले जाएंगे, देखा जाएगा अब जो भी है। इस तरह से उनके कहने पे उठ करके जाना मुझे कुछ बहुत उचित नहीं लगा, लेकिन मैं अभी मतलब मुझे वो हाथ लगाने ही वाला था कि उसके एक साथी ने मुझे देख लिया। वो दूर से आया मुझे देख करके, उसने अपने साथी के कान में कुछ कहा, कहता फुसफुसा के कहा, मैं सुन नहीं पाया क्या कहा, लेकिन गुरुजी शब्द मैंने सुन लिया।
तो अचानक मुझे ख्याल आया कि हो ना हो ये हमारे विद्यार्थियों में से एक है, क्योंकि एक हमारा विद्यार्थी आतंकवादियों के भीतर एक हो गया था और हमसे चंदा वगैरह भी मांगने आता था, हमारे साथ बहस भी होती थी और सारी चीजें। तो उसने जब ऐसा कहा तो उसने ऊंचे सुर में कहा कि चल भाई, अगर एक को छोड़ना है तो बाकियों को भी छोड़ा, और कह के वो उतर गए। तो मुझे अचानक लगा कि ये जो मामला है कि हम सोचते हैं कि दो समाज के, यानी हिंदू सिख के अंदर या हिंदू मुसलमान के अंदर विभाजन के दौर में जो कुछ घटनाएं घटी थी, उसके बावजूद कहीं मनुष्यता का बीज सब में होता है। और कोई ईश्वर तो नहीं मैं उसको कहूंगा, अगर वो मनुष्यता है तो वो ईश्वर का बीज वही है। तो अचानक मुझे लगा कि कुछ ऐसा घटा है जिसने मुझे अचानक जागृत कर दिया भीतर तक, और झकझोर करके भी रख दिया कि ऐसा नहीं है कि नफरत के अंदर लोग बिल्कुल पशु ही हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वह यात्रा जिसकी वजह से एक मनुष्य मनुष्य के रूप में पैदा होता है, वो भीतर कहीं विद्यमान होती है। वो किन्हीं कारणों से या किन्हीं परिस्थितियों के अंदर, जैसे राख में दबी हुई चिंगारी होती है, वो अचानक जल उठ सकती है। तो फिर से भवकना, तो वो जो चेतना हमारे भीतर पड़ी है अंतरतम के अंदर छिपी हुई, जिसको मैं कहना तो मनुष्यता का बीज चाहता था, लेकिन मैंने कहा ईश्वर का बीज, क्योंकि हमने ईश्वर के रूप में ही अपने मनुष्यता के सार तत्व को पहचाना है। और जिस ईश्वर को हम जानते हैं, वो ईश्वर ईश्वर है ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उसके बहुत सारे रूप हो जाते हैं, और ऐसे रूप भी हो जाते हैं कि वो हमें सांप्रदायिक बना दें, कट्टर बना दें, और एक दूसरे के दुश्मन भी बना दें। ये भी संभव है। तो ये जो स्थिति थी, उसने मुझे इस बात की ओर, यानी ये स्थितियां मुझे इस बात को सोचने की ओर ले गईं कि ईश्वर सारे हमारे द्वारा निर्मित है, और हमारे भीतर कोई बीज ऐसा पड़ा है जिसमें हमारे जीवन का कोई सार छिपा है। तो वो जो घटना थी वो मेरे मन में कुलबुलाती रही, बड़ा अरसा चलती रही। उस पर एक कहानी लिखी, मैंने धर्मयुग में भेजी। उन दिनों में धर्मयुग में बहुत छपता था, और कहानियां काफी मेरी 10-12 कहानियां धर्मयुग के अंदर प्रकाशित की थी भारती जी ने। यानी मैं धर्मयुग के उन दिनों में प्रिय लेखकों में से हो गया था एक। लेकिन मेरी लगभग सारी कहानियां धर्मयुग के अंदर छपती थी। एक कहानी लौट आई और यही कहानी थी वो। उसमें भारती जी ने नीचे एक टिप्पणी लिखी हुई थी मेरी कहानी पर। एक दो पंक्तियां वो लिख देते थे जब भी कभी कोई कहानी के ऊपर उनको कुछ लिखना होता था। तो लिखा था कि हत्या हत्यारा व्यक्ति जो है हर हाल में हत्यारा होता है। उसको आप किसी भी तरह से उसके पक्ष में कोई दलील दे करके उसके हत्यारे होने की बात को सही साबित नहीं कर सकते। मैं चौंक गया कि ये भारती जी कह क्या रहे हैं। कहानी मेरे भीतर बैठी रही, फिर मुझे लगा कि शायद मैं अपनी बात ठीक से कह नहीं पाया। और तब मुझे लगा कि ये कहानी तभी लोगों तक पहुंचेगी, या इस कहानी का अर्थ तभी समझ में आएगा जब मैं इसे एक उपन्यास की शक्ल दे सकूंगा। तो वो चीजें जो यानी 1984 के दौरान घटी हुई घटनाएं हैं, वो घटनाएं कहीं जाकर के आप देखिए कि 2010-11 के अंदर आकर के उपन्यास की शक्ल लेती हैं। इतने बरस की यात्रा थी वो ऊहापोह, वो विचार, वो सूत्र, वो तमाम मेरे भीतर उलझते रहे। मेरी खोज की यात्रा बढ़ती रही, और मैं खोजता रहा कि ईश्वर होने का कोई अर्थ है भी या नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि अगर हमें अपने मनुष्यता को और अपने ईश्वरत्व को खोजना है तो धर्मों को विदा करके सोचना पड़ेगा, और मनुष्य के साथ जो उसके रिश्ते हैं उसकी गहनता में हमें उस ईश्वर को दोबारा से यानी अपने भीतर उपलब्ध करना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को करना पड़ेगा अपने तरीके से। ईश्वर ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई उसको आप परिभाषित कर दें, उसको कोई नाम दे दें, कोई रंग रूप दे दें, उसकी कोई यानी कोई शक्ल सूरत बना लें किसी तरह की, या कोई विचार बना लें उसके संबंध में। ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे लगता है कि अगर कोई ईश्वर नाम की वस्तु है तो वो तो निरंतर हर पल निर्मित होने वाली चीज है, हमारे भीतर घटित होने वाली चीज है। अगर वो घटित हो सकता है तो ईश्वर है, नहीं तो नहीं है। तो एक तरह से वो जो ईश्वर के बीज की तलाश है, वो हर तरह के ईश्वर, हर तरह के धर्म को विदा करने की प्रक्रिया में मेरे भीतर से पैदा हुई बात थी। उसी ने कथा का रूप लिया, और वही पात्र
शक्ल बदलकर उस उपन्यास की शक्ल ले गए। तो कथा तो आप लोगों ने अगर पढ़ी है तो आप देख ही रहे होंगे कि उसमें स्वराज वीर के रूप में शायद कहीं मेरा अपना व्यक्तित्व भी वहां पर खड़ा हुआ था। कथा बदल गई, रूप बदल गए, और वो विद्यार्थी भी एक अलग शक्ल में आया। वहां बस नहीं है, आतंकवादी उस रूप में नहीं है। लेकिन मैं जिस खोज की यात्रा में उस लड़के ने, उस गुमनाम लड़के ने, जो शायद अब दुनिया में नहीं है, और मुझे समझ में तो आ ही गया था जब मैं अखबारों में खबरें पढ़ता था, उसके नाम को पढ़ करके मैं जान गया था कि वो नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि उसने मुझे वो सूत्र दे दिया जो सूत्र संभाल करके रखने लायक है, और जिसे मैं बीज बनाकर अगर अपने भीतर अंकुरित होता देख सकूं, तो शायद वो लड़का भी जो उस दिन कर गया, उससे मैं किसी ढंग से एक अर्थपूर्ण तरीके से लोगों तक संप्रेषित कर सकूंगा। तो ये एक रचना यात्रा, आपने जब पूछी कि कैसे मैं उस उपन्यास तक पहुंचा, तो उस उपन्यास की पृष्ठभूमि तक पहुंचने की प्रक्रिया तो ये थी। लेकिन उसके बाद आप अगर जानना चाहेंगे कि उसके बाद मैं दूसरे उपन्यास तक कैसे पहुंचा, तो वो मैं फिर आपसे बात करूंगा। जी। ये कहानी में मैं देख रहा हूं कि वर्तमान धरातल पर कहानी चल रही है, और जो बात हो रही है वो वैदिक पीरियड के कहीं ना कहीं दृश्य और दृश्यांत आ रहे हैं उसमें। और इनके पात्रों के नाम भी वो वैदिक पीरियड से लिए गए हैं, है ना। और लोप मुद्रा, संजीवनी और कुड़लम्मा, ये सारे नाम जो हैं ये बड़े मेरे लिए नए हैं, और पाठकों के लिए, हमारे जो हिंदी पाठक हैं उनके लिए भी नए होंगे। तो कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा था कि मैं किसी पुरानी रचना को, पुराने वैदिक पीरियड की रचना को, उस वहाँ के जो वृतांत सृजना की है उसमें से गुजर रहा हूँ। लेकिन जब एकदम से जब वो आता है कि हम इस धरती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ऐसी कुछ खोज कर रहे हैं जिससे मित्र कीट जो है वो बच पाए और ये धरती बच पाए, ईश्वर के बीज को लिखे जाने के का जो सवाल है वह बिल्कुल पाठकों के सिर के ऊपर जब भी पढ़ेंगे तो काफी देर तक रहेगा। मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी दिखाया है कि फार्मा कंपनियां अलग से अपना मुनाफा देख रही हैं, लोकल कंपनियां अपने अलग से मुनाफा देख रही हैं। इस मुनाफे की दौड़ में जो जो बच रहा है वो वो असल उसकी बात कहने की कोशिश हो रही है। और वो दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है कि वो कौन फासला निभाएगा, है ना। मैं फरिश्ता हूँ बस सच बतलाता हूँ। तो ये जो फासला है जो भाग दौड़ वाले लोगों का और एक संजीदा आदमी का, जो लेखक भी हो सकता है, पाठक भी हो सकता है, एक आम नागरिक भी हो सकता है, जो सोचता है उस बीज के बारे में जो खत्म होने जा रहा है और हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो ये चिंता शायद शाही जी आपकी रही होगी नया उपन्यास लिखते हुए। जी, आपने अब मुझे इसके आगे की विकास यात्रा की ओर धकेला। अब आप देखिए कि जो कुछ ईश्वर के बीज में हुआ, मैं उन बीजों को संभालने, मैंने ये देखा कि अगर मैंने धर्म को और ईश्वर को विदा करना है, तो पाना किसे है, फिर कैसे ये किया जाए। तो वहां एक आश्रम आता है, आपने देखा होगा। तो उस आश्रम में यानी प्रकृति और मनुष्य के जो बीच सीधा रिश्ता है, उसको स्थापित करते हुए मनुष्य अपने आप को खोजने लगते हैं। यानी वहां पे जो आश्रम को चलाने वाले हैं, संचालक हैं, और दूसरे लोग हैं, वो आपसदारी के अंदर हैं, मित्रता भाव रखते हैं, और उस आपसदारी के अंदर वो प्रकृति के साथ एक सीधा रिश्ता बनाते हैं। और वहां एक बात जो मुझे दिखाई दी वो ये थी कि अगर मनुष्य को अपने आप को पाना है, तो प्रकृति के संसर्ग में पाना होगा। अब यहां तक तो बात पहुंच गई, लेकिन मुझे अचानक ये लगा कि ये अगर हम, ये बात मुझे कही थी लाल बहादुर वर्मा जी ने, जब उन्होंने वो उपन्यास पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई ये एक यूटोपिया बन गया। अब ये आश्रम है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सीधे रिश्ते बनाने वाली बात को हम देखेंगे, लेकिन क्या हम जीवन में इसको साध सकते हैं। वहां पे एक झिड़ी है, ये पंजाब के लोग तो समझते हैं कि झिड़ी माने एक जिसे छोटा आप जंगल। अभयारण्य कहते हैं। तो हम्म। एक तरह का अभयारण्य, एक जंगल का टुकड़ा जिसको हम बचा लेते हैं। तो वो कितने बचे हुए हैं।
और उनके माध्यम से हम अब कितना प्रकृति के करीब जाकर के जी सकेंगे। तो असल में जीवन में जो हो रहा है उसको तो देखना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया कि ये यात्रा असल में कहीं और ले जा रही है मुझे। कहाँ ले जा रही है, अब मैं आपसे जिक्र करता हूँ। देखिए, जब ईश्वर एक संस्था के रूप में आता है सबसे पहले, तो वो प्रकृति के सार की तरह आता है। यानी प्रकृति के देवता आए, प्रकृति के देवताओं को हमने खड़ा कर लिया, तो उसके भीतर से एक ईश्वर को हमने परिकल्पित कर लिया, वो सार की तरह आ गया हमारे पास। लेकिन जब धर्म आते हैं, तो धर्म कहाँ से आए? धर्म उसका संस्थानीकरण है। अब ये संस्थानीकरण कौन लाता है? ये लाती है कृषि सभ्यता। यानी आप देखिए कि आप इतिहास में थोड़ा पीछे की तरफ झांकें तो उस इतिहास में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होने लगेंगी आपको। वैदिक काल से पीछे एक आरण्यक काल बैठा हुआ है, जहां पर उस वहां पे हुआ भी यह है कि जब वेदों की व्याख्या बहुत लोगों ने की, तो उन्होंने उपनिषदों के नाम तक बृहदारण्यक इस तरह के शब्द वहां पे आते हैं। तो वो एक आरण्यक काल है जहां प्रकृति से सीधा रिश्ता है और आप ब्रह्म में सीधे छलांग लगा सकते हैं। उसके बाद जब कृषि सभ्यता आती है, तो संस्थानीकरण होता है, प्रकृति को बांधने की कोशिश होती है एक तरफ, दूसरी तरफ परिवार आ जाता है, पैतृक संपत्ति आ जाती है और एक मुखिया आ जाता है। उर्वरता को बांधने का ये जो रूपक है, ये कृषि सभ्यता में। तो साथ ही धर्म आ जाते हैं और धर्म के साथ ईश्वर का एक संस्थानीकरण रूप आ जाता है। अब संकट मेरे सामने ये था कि अगर इसको विदा करना है तो लाएंगे कैसे? उस उपन्यास में मैं जठेरों के पास गया था, आपको अगर याद होगा जी कि जी जी, जो बिल्कुल बिल्कुल। पिता पुरखों को पूजने वाले जठेरे हमारे गांव के अंदर आप आसपास दिखाई देते हैं, उनका भी सांप्रदायिकरण नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मनुष्य अपने इतिहास के भीतर अगर जाता है, जैसे अपने पिता पुरखों की तरफ गया, तो जब हम अपने इतिहास से रिश्ता बनाते हैं, अपने ही इतिहास से, तो उस सांप्रदायिकता से, कट्टरता से और तमाम चीजों से अचानक अलहदा होकर के अपनी एक अलग तरह की यात्रा में निकल सकते हैं। यहां से वो सूत्र खोला। फिर मुझे लगा कि इतिहास में कुंजी है, पीछे की तरफ लौटना इतना आसान नहीं है। जठेरे यानी आपको 8-10 पीढ़ियां, 50 पीढ़ियां, इतनी इतने इतने तक का इतिहास देते हैं। इससे पीछे के इतिहास को क्या होगा, उससे हम कैसे संबंध बनाएंगे? और मनुष्य को अगर अपने आप को खोजना है, तो कुंजी तो वहां पीछे आरण्य काल तक छिपी, यानी जाना पड़ेगा उसके लिए। और वो लगभग 20,000 50,000 साल का मामला है, तो जाएंगे कैसे? अब ये कठिनाई आ गई। तब मुझे लगा कि एक बड़ा उपन्यास लिखने की जरूरत है, जिसमें मैं ये देख सकूं कि कृषि सभ्यता कहाँ पहुंच गई और कहाँ वो ले जा सकती है मानव समाज को। और उसके अपने अंतर विरोध कब इतने ज्यादा प्रखर हो जाएंगे कि वो उसको गिरा देंगे। क्योंकि जब तक उसके अंतर विरोध इतने प्रखर नहीं होंगे, ये सभ्यता गिरने वाली नहीं है। इसने अब मानव जाति को अपनी जकड़ में ले लिया। अब उर्वरता को हमने संसाधित करना, पुनर्संसाधित करना शुरू कर दिया, उस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। अगर खेत हमारे बांझ हो रहे हैं, बंजर हो रहे हैं, तो हम कई तरह के उर्वरक ला रहे हैं। कई तरह के, अगर उस पर कीट पतंगे हमला कर रहे हैं, तो हम कीटनाशक ला रहे हैं। और तमाम तरह से ऐसे मनुष्यों के ऊपर भी हो रहा है। मनुष्य की उर्वरता को भी बांधने की कोशिश हो रही है कि किस ढंग से हम सुधरे हुए तरीके की संतानें पैदा कर सकें। तो हम जेनेटिक खोजों के अंदर जा रहे हैं। तो असल में आप ध्यान से देखेंगे तो हम कृषि सभ्यता के उस अंतिम चरण पर हैं, जहां पर विकास अपनी यानी पूरी ऊंचाई को छू रहा है। अब इसके आगे क्या होगा, अब ये बात कठिन थी। तो लेकिन जब हम कोई कहते हैं कि कोई चीज अपने विकास की ऊंचाई को छूती है, तो उसी दौर में उसके अंतर विरोध भी नुमायां होते हैं। तो मैं उन अंतर विरोधों की तरफ झांकने की तरफ चला गया। मैंने कहा मुझे इस पूरे इतिहास के अंदर धीरे धीरे ये अंतर विरोध जब संघनित होते हैं कि हाँ, आप उर्वरता को बांधते हैं, जितना आप बांधते हैं उतना ही चीजें बांझ होती चली जाती हैं, बंजर होती चली जाती हैं। जितना उसको दोहते हैं आप, ये नहीं, ये उर्वरता का संकट है कि जितना आप उसका दोहन करेंगे, कितना कितना लाएंगे। धरती का दोहन कर लिया तो सारे खनिज पदार्थों के आप आखिरी छोर पर पहुंच गए,
कि अब लग रहा है कि अगले 50 साल के अंदर तो खनिज भी समाप्त होने के कगार के ऊपर आ गए, अब चांद की और मंगल की यात्राएं शुरू करेंगे कि वहां से खनिज लाएंगे अब पृथ्वी के लिए। तो कर क्या रहे हैं हम पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, अपनी जमीन का दोहन कर रहे हैं, मनुष्य की उर्वरता का दोहन कर रहे हैं, प्रेम की संभावनाओं को भी यांत्रिक बनाने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो कर क्या रहे हैं हम लोग? तो इस पूरी यात्रा के अंदर मैंने कहा कि फिर मैं ये 50 साल के इतिहास को क्या किसी उपन्यास की कथा में समेट सकता हूँ या नहीं समेट सकता। तो ये निर्बीज का जन्म होता है। यानी बहुत आज का समाज कृषि सभ्यता के दौर की ऊंचाई पर पहुंचते हुए वहां पहुंच गया जहां हम सीडलेस फ्रूट्स ला रहे हैं, जहां पर हम जेनेटिक सुधार करके एक निखरी हुई अपनी प्रजातियों को पैदा करेंगे। लेकिन सारा मामला जो है, जितना हम उसको सुधारेंगे और जितना उसको करेंगे, वो सारा प्रयोगशालाओं पर, विज्ञान पर और उच्च तकनीकी के ऊपर निर्भर होता चला जाएगा। तो मनुष्य को हम जितना स्वतंत्र करेंगे, उतनी ही बड़ी गुलामी को भी हम उसका निर्माण भी कर रहे हैं। तो इसके भीतर से अब छुटकारा कैसे होगा? तो मैं काफी पीछे गया ताकि ये समझ सकूं कि हो क्या रहा है। और आपने देखा होगा इस उपन्यास के सारे पात्र इतिहास में बहुत पीछे की तरफ यात्रा करते हैं। जिन जिन पात्रों की का आपने जिक्र भी किया, यानी अगर कीटनाशक हैं तो कीट पतंगे वो कह रहे हैं कि आप हमें नष्ट कर दोगे तो हम पलट करके आएंगे। आप बैक्टीरिया को मारेंगे तो महामारी की शक्ल में पलट करके आएगी। तो यानी आप किसको नष्ट करेंगे, और जो भी जिसको नष्ट करेंगे वो पलट करके आएगा। ये अंतर्विरोध है हमारी सभ्यता का। तो मैंने ये देखा कि जब महामारियां आ रही हैं और कीटनाशकों के द्वारा भी हम अपनी खेती बाड़ी का, दूसरी चीजों का नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, उर्वरता को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई बहुत भयानक संकट है जिसके रूबरू जिसकी जिसकी दहलीज के ऊपर हम जा खड़े हुए। तो ये जो संकट था, ये इस उपन्यास में आया, जहां पर कीटनाशक फैक्ट्री के अंदर जिन यानी कीटों को आप मार रहे हैं, वही कीट जो है वो उसको दिवा स्वप्न दिखाई देता है फैक्ट्री के मालिक को कि वो कीटों को मारने वाले जो जिनको मार रहे थे, वही कीट जो हैं उन्होंने उस फैक्ट्री के ऊपर कब्जा कर लिया और अब वो उन्हीं दवाओं के साथ अब मनुष्य को मारने के लिए निकल पड़ेंगे। अब ये जो पलटवार करना है, ये असल में तो एक कथा है। कथा इस ढंग से कि ये हमारी सभ्यता के अंतिम अंतर विरोध को स्पष्ट करती है। जैसा आपने अभी कहा कि क्या कॉकरोच जो है वो हमें जीवन की अंतिम कथा सुनाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्यून हो जाते हैं। आप किसी भी कीटनाशक को ले आए, वो इम्यून होते चले जाते हैं और फिर वो नए ढंग से फिर उनको मारने के लिए नई दवा चाहिए। तो ये जो उनके अंदर कौशल है, ये मनुष्य के पास भी नहीं है। तो वो जो कौशल कीट पतंगे हासिल कर रहे हैं, क्या मनुष्य ने उसको खो दिया अपनी संभावनाओं को? इसका मतलब है बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो विकास यात्रा के दौरान मनुष्य के हाथों से खो गई। तो मनुष्य के जो मनुष्यता के बीज हैं, उनको वो कैसे पाएगा? उनको अपने इसी इतिहास के भीतर गुजरते हुए पाएगा, अपनी उन तमाम संभावनाओं को फिर से खोजते हुए पाएगा जिनको उसने इस विकास यात्रा के दौरान खो दिया है। तो उसको पाने के लिए मैं इन कीटों के पास लेकर के आया, अपने अपने पात्रों को उनके रूबरू खड़ा किया और ये देखा कि वो कौन सी संभावनाएं हैं जो अभी भी कीटों को जीवित रखे हुए हैं। इतना हमने उनका विनाश कर दिया, लगभग धरती से सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कि मरते नहीं है। तो इसका मतलब कुछ तो मामला है, उनके पास कोई तो संभावना बची हुई है जीवित रहने की। तो जीवन का कोई गुर वो जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो जीवन के उस रहस्य को जानने समझने के लिए मैं इतिहास में, यानी पूरे जीवन के इतिहास में पीछे की ओर गया। ये लाखों बरस का इतिहास है। यानी एक कोशीय जीव से करते करते अगर हम मनुष्य हो गए हैं, इस विकास यात्रा में भी मनुष्य ने बहुत कुछ पाया, बुद्धि पाई, मस्तिष्क पाया और चांद तारों की सैर करने लायक काबिलियत पाई, लेकिन बहुत कुछ है जो उसने खो भी दिया। तो जो खो भी दिया, क्या उसको हम दोबारा हासिल कर सकते हैं? अगर हासिल कर सकते हैं तो मनुष्य को वो संभावनाएं मिलेंगी जिससे वो निर्बीज होते हुए भी अपने उस परम बीजत्व को पालेगा जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।
आप सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं, लेकिन उर्वरता तो आपको चाहिए ना। तो परम बीजत्व तो फिर भी चाहिए उसकी, यानी वो क्षमता जिसके द्वारा वो अपने आप को पुनःसृजित कर सके, वो तो फिर भी चाहिए, तो उसको तो बचाना ही पड़ेगा। तो उसको वो मनुष्य कैसे हासिल करेगा? उसको वो इतिहास के माध्यम से करेगा। तो अभी इतनी बात करते हैं, फिर इसको मैं और हाँ खोलता हाँ, हूँ मैं को इस आगे। बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इस सुरेश जी। उपन्यास में ना तीन चार, हाँ मैडम मीनाक्षी हमारे बीच हैं, मैं तारुफ कराना भूल गया। डॉक्टर विनोद शाही जी हमारे बीच हैं, डॉक्टर मैडम इंद्रजीत भी आ गई हैं। तो मैडम सुरेश जी, मुझे मुझे मीनाक्षी, पूछना था डॉक्टर शाही से। हाँ कोई सवाल आप करना चाहें तो। जी डॉक्टर शाही, जी जी। पहले तो मुझे ये जानना है कि आप सब्जेक्ट क्या पढ़ाते थे? हाँ जी। आप सब्जेक्ट क्या पढ़ाते थे, क्या विषय पढ़ाते थे आप? मैं अब मैं पढ़ाता तो हिंदी ही था। क्योंकि सर, आपने इस नॉवल के बारे में बताया, हम्म। सुरेश सर से भी मेरी डिस्कशन हुई। मेरा परसेप्शन इस नॉवल को लेके आप लोगों से थोड़ा सा अलग है। मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, जी 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 जी। तो मैंने मैं इस, आपको वैसे थोड़ा सा बता दूं कि मैं हाँ जी, विज्ञान का विद्यार्थी रहा। हायर हाँ सेकेंडरी होती थी हमारे जमाने में, तो जी, यानी जहां मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकता था वहां तक चला गया। मैं यूनिवर्सिटी में चौथी पोजीशन पे आया था, लेकिन तब जी, मुझे लगा कि मैं साइंसेस में नहीं जाऊंगा। मैं तब तक कविताएं कहानियां लिखने लगा था, तो मैंने अपना रुख पलट करके ह्यूमैनिटीज की तरफ रुख कर लिया। लेकिन विज्ञान से मेरा लगाव छूटा नहीं, और हाँ विज्ञान के साथ जो जुड़ाव है वो आज तक भी कायम है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप विज्ञान के अब भीतर से कोई प्रश्न मेरे पास लाती हैं, तो मेरी वो जो छूटी हुई संभावना है वो फिर से जागृत होगी, और जिज्ञासा भी जागृत होगी। जी तो मुझे लगता है कि आपका वो इंटरेस्ट है वो आपकी इस नॉवल में बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि इसको मैंने साइंस फिक्शन की तरह पढ़ा। जी जी। इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, इसमें बायो पेस्टिसाइड्स हैं, इसमें अडेप्टेशन है, इसमें इम्यूनिटी है, इसमें जी। जेनेटिक इंजीनियरिंग है। हाँ और जी। मैं प्लेजेंटली सरप्राइज थी इस नॉवल को पढ़ के, बहुत खुश थी। और मैंने एक एक स्टेज ऐसी आई जब मुझे लगा कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए, ताकि मेरे +2 के बच्चे इसे पढ़ लें। अरे क्योंकि मजा आ जाए मैडम। हाँ, मैं तो सच में चाहता मजा आ हूँ जाए। कि इसको मैं किसी ढंग से लेकर के जाऊं उन पाठकों तक जिन तक वाकई मैं पहुंचना चाहता हूँ। ये क्योंकि ये आपका वो नॉवल एक्चुअली पूरी उसकी जो आधार है वो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जी जी जी। क्योंकि वो मेरी मैं रुचि है, और मैं अभी तक उसको, यानी इस क्षेत्र को मैंने छोड़ा नहीं। बायोलॉजी तो मेरा यानी सबसे प्रिय विषयों में से एक था। ये अलग है कि मैं प्रोफेशन के तौर पर उधर से कतरा करके इधर निकल आया, वो मेरा अपना चुनाव था, उसके कारण मैं आपको बताऊं। वो आकाश, मुझे मुझे उस बात के लिए रिग्रेट लगता है कि काश मुझे भी +2 के बाद हिंदी साहित्य पकड़ लेना चाहिए था। वो अपने अपने रिग्रेट्स हैं। नहीं, मैं आपको बता भी देता हूँ कि हुआ क्या था। दरअसल मैं वैरागी हो गया था, और लगभग संन्यास लेने के कगार पर पहुंच गया था, और घर बार छोड़ करके एक दफा निकल भी गया था, फिर लौट के आया। तो हुआ ये था असल में। तो वो आपके मैं, आपके जीवन पर फिर किसी दिन एक लंबा एपिसोड करेंगे डॉक्टर साहब। जी 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 मतलब जी जो जी। जो आप आपकी यात्रा कैसे रही बचपन से लेके और अब तक की, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। जरूर हमारे बीच जरूर। मैडम इंद्रजीत भी हैं और मैडम चंद्रकला भी हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है, आप अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, आपने पढ़ा है और उसमें से आपको कोई कोई टेक्स्ट जो है इतना अच्छा लगा हो जिसके बारे में आप पूछना चाहें कि ये कैसे लिखा होगा, तो आप जरूर, हाँ, स्वागत हाँ है। जी, नमस्कार सभी को। हाँ जी। नमस्कार। आ, सबसे पहले तो मुझे इस बातचीत पर में जोड़ने के लिए, इस मंच में जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार सुरेश सर का। और विनोद शाही जी की बातें तो बस बहुत ही ऐसे लगता है सुनते जाओ, बहुत ही बढ़िया। सर, मैंने दोनों नॉवेल आपके पढ़े हैं, और बहुत ही कमाल, बहुत नई तरह की चीजें जो हैं वो सामने निकल कर आई। मैं सर गुरु ग्रंथ साहब जी से एक कोट कहना चाहूंगी, जो एकदम मुझे आपके ये नॉवल पर एकदम सही बैठता हुआ लगा। जह पिंडे तह ब्रह्मंडे। जी तो हमारी बॉडी और ब्रह्मांड, इसको बिल्कुल मुझे ये लगा कि आपके नॉवल ने जो आपके कहना आप जो चाह रहे हो, बिल्कुल इस कथन को साकार कर दिया।
तो इस नॉवल में भले आपने ईश्वर को ना मारकर भी जिंदा करने की बात कही है, और बहुत ही कमाल तरीके से कही है। मतलब जो फिलोसफिकल एंगल है आपकी बात करने का सर, कमाल है बिल्कुल। तो ईश्वर और प्रकृति को सजीव करता हुआ आपका ये जो नॉवल है वो मुझे लगा। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, मुझे हर कदम पे ऐसा लगा कि ये जो आपका नॉवल है ये इसमें हर जो एपिसोड्स आपने लिखे हैं बीज बोते हुए नजर आए। मुझे हर जगह लगा कि एक नए तरह का, जो नए तरह की एक संभावना है, एक नए तरह का प्रयोगशाला की तरह मैंने इस नॉवल को लिया। तो मुझे हर जगह बीज बोते हुई नजर आई आपकी ये जो नॉवल के जो बातें आपने लिखी हैं। फिर आपने निर्बीज नाम क्यों दिया सर? इसको थोड़ा सा आप खोल के और समझाएं। मैं आपसे चलिए निर्बीज तक पहुंचने, निर्बीज शब्द तक पहुंचने की यात्रा बताता हूँ। पतंजलि के ऊपर मैंने काम किया था कभी, एक किताब भी है, सुरेश सर ने उस किताब का नाम भी लिया अभी। तो पतंजलि का उत्तर आधुनिक पुनर्पाठ किया मैंने। तो जब मैंने पतंजलि को पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि पतंजलि को लोग आध्यात्मिक ग्रंथ की तरह पढ़ते हैं, जबकि वो वैसा ग्रंथ है नहीं। वो या तो मनोविश्लेषण का ग्रंथ है, या फिर वही जिसको आप ये अभी मैडम ने जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा, वो एक तरह की चेतना की इंजीनियरिंग का है। अब वो करते क्या हैं, देखिए वो इधर ले गए कि यदि मनुष्य को अगर आप कहें कि समाधि की तरफ लेकर के जाना है, तो बात समाधि की नहीं थी, बात ये थी कि उसको चित्त वृत्तियों से बाहर निकालते हुए कैसे मनुष्य के चित्त को ठहराया जाए अपनी गहराई में। इसके लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया प्रतिप्रसव का। प्रतिप्रसव माने, यानी एक तो प्रसव है, हम जानते हैं हम सब मां के गर्भ में से जन्म लेते हैं, हमारी पूरी यात्रा बाहर की तरफ की यात्रा है। तो एक देह के भीतर से दूसरी देह का जन्म हो रहा है। एक तो ये मातृत्व है, और ये महिमा, इसकी महिमा तो अपार है, कहना कठिन है कि ये किस तरह से कुदरत ने ये करिश्मा कुदरत करती है कि जीते जागते मनुष्य उसके भीतर से पैदा हो जाते हैं। पतंजलि हमें एक और सूत्र देते हैं प्रतिप्रसव का। वो कहते हैं कि एक तो जन्म आपको मिला मां के गर्भ से, दूसरा जन्म आपको खुद को देना है। उसके लिए द्विज शब्द भी हमारे यहाँ चलता है, लेकिन वो समझ नहीं आता कि द्विज का मतलब क्या है, दूसरा जन्म होता क्या है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए हमें प्रतिप्रसव करना पड़ता है, खुद को फिर से उपजाना पड़ता है, जन्म देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल उपजाना है और करना है, यानी एक ऐसी दशा तक आपको अपने आप को ले जाना पड़ेगा जहां पर आपके जो विचार हैं, स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, उन तमाम बीजों को नष्ट करते हुए आपको अपने स्वभावगत बीज में छलांग लगानी पड़ेगी। उस दशा को उन्होंने निर्बीज कह दिया। निर्बीज इसलिए कि जिन चीजों का निरोध करना है उनके लिए हमारे पास बीज शब्द ही है और कोई शब्द नहीं है। और वहां पे भी कृषि संस्कृति के शब्द ही आए कि किस तरह से हमारा जो चित्त है वो एक तरह का खेत की तरह है, उसके अंदर बीज हम डालते हैं तो नए बीज पैदा होते चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे विचार हैं, स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, उनको आप बीजते हैं, नए विचार और नए संस्कार और नई स्मृतियां पैदा होती चली जाती हैं। तो कहते हैं कि इस झंझट में से निकलोगे कैसे? इसमें से निकलोगे ये कि यदि आप बीज बोना बंद करो, फिर क्या शेष रहेगा? फिर केवल उर्वरता शेष रहेगी। तब जीवन स्वयं को उपजाना सीखेगा। तब ऐसा नहीं है कि जो विश्व है और विश्व से पाई हुई भाषा, विश्व से पाई हुई स्मृतियां, विश्व से पाए हुए विचार वो आपको जन्म दे रहे हैं। अभी तो कहते हैं उसको छोड़ दो भाई, वो तो चित्तवृत्तियां हैं। आप अपनी चेतना को खुद को उपजाने की जगह पे ले जाओ, उसके लिए बाहर की दुनिया के बीजों से मुक्त कर लो। ये इसके लिए निर्बीज शब्द आया। इसका अर्थ बीज रहितता नहीं है, बल्कि जिसको मैं कहूंगा कि बीजों का बीज होने की स्थिति है, कि वो परम संभावना जिसमें से सारे बीज पैदा होते हैं। तो वहां तक पहुंचना है, तब आप प्रतिप्रसव करते हैं। तो ये शब्द मुझे पकड़ गया, इसीलिए उन्होंने समाधि के भी 4 भेद बता दिए। सविचार, फिर उसके बाद निर्विचार, फिर कहा कि सबीज समाधि होती है, आखिरी समाधि को उन्होंने निर्बीज समाधि कहा, कि जहां पे अब नए विचार नहीं पैदा होंगे, अब चेतना ही स्वयं को उत्पादित करना सीख लेगी और अपने भीतर से ही उपजाएगी। इस दशा को उन्होंने निर्बीज कहा, तो वो शब्द मैंने पतंजलि से ले लिया। इसका अर्थ बीज रहितता नहीं है, क्योंकि ये शब्द का
एक सकारात्मक अर्थ स्वयं पतंजलि दे गए, तो मुझे लगा कि इससे शायद धोखा नहीं होगा और जो लोग खोजेंगे वो समझ ही लेंगे कि ये बीजों के बीज होने की स्थिति है, ना कि बीज रहित होने की स्थिति। जी, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। हाँ मैम, चंद्रकला मैम, आपने पढ़ लिया या अभी? जी जी सर, मैंने पढ़ लिया। और मैं तो सर से कहना चाह रही हूँ सर कि हम तो बहुत ही गहरे से खेतों में बारिश होती थी, हम हल चलाने देते थे तो वीर बहुटियां बहुत आती थी, बहुत ही आती थी। और अब मैं जब भी खेतों में जाती हूँ तो अब मेरी वो जो बिल्कुल 100 साल की नहीं हो गई है, वो यही चिंता करती रहती है, फसल कैसे अच्छी होगी इस बार। तो जमाना जमाना बोलते हैं हमारे यहाँ अच्छी फसल होने को, जमाना कहाँ से होगा वो। हमारे यहाँ उसको बुढ़िया बोलते हैं, लाल बुढ़िया भाग्य वाली, कि वो तो दिखाई नहीं देती। और फिर जैसे आजकल के लोग बताते हैं दिखाई कैसे देगी, कि सारे ट्रैक्टर जो चलते हैं खेतों में उन्होंने उसको खत्म कर दिया, वो उसके नीचे आके दब के मर गई है। तो मेरे लिए तो ये बचपन की यात्रा जैसा था, मुझे तो लग रहा था कि ये समाधान है कि हमें अ, मानव सभ्यता को नष्ट क्या कर देगी, हम भूखे ही मर जाएंगे। वो तो बहुत गहरी बात है सर। मैं तो सामान्य तरीके से सोच पाई कि हमने अगर पेस्टिसाइड, कीटाणु हमें वैसे मारेंगे नहीं मारेंगे, लेकिन हम भूख से मर जाएंगे क्योंकि हमारी जमीन उपजाना छोड़ देगी इस हालात से। तो और देखा सर कि बचपन में हमारा घर आवाज के बनते थे, पूरे घर में शायद 2 या 3 बड़े बड़े कमरे होते थे, और पूरे साल वो अनाज से भरे रहते थे। अब तो हम 5-6 क्विंटल गेहूं लाते हैं घर के लिए, उसमें भी दवाइयां रखते हैं कि चूहे हो जाएंगे। बहुत घरों में इतने बड़े बड़े घर हैं पर उसमें अनाज, साबुत अनाज नहीं मिलेगा, पैकेज डाटा ही मिलेगा। और कुछ नहीं होता था सर। और अनाज का एक बड़ा हिस्सा हम लोग उसके रूप में रख देते थे, बीज के रूप में। और अब तो सर का तो निर्बीज होने का बहुत व्यापक अर्थ है। और मेरे किसान जो माता पिता है उनके लिए तो निर्बीज ये हो गया है कि फसल ऐसी हो गई है कि हाइब्रिड बीज ही उगता है उसमें। हमारे किसान का जो मैम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? गति रही थी, जब हम बचपन में थे नहीं हेलो? सुना था कि स्प्रे जैसा कुछ होता है, रे जैसा कुछ होता है। हमारे यहाँ बस ऊंटों से बो के आ जाते थे, फिर हम जाते थे घास खोदने के लिए, कि उसके बीच बीच में कहीं कहीं छोटा छोटा घास है। और वो घास भी सर ऐसा होता था कि हम घर लाके पशुओं को डाल देते थे। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, वो फसल को नहीं होने देगा लेकिन उसको पशु खा लेंगे। और अभी हालात ये हो गए हैं कि घास के लिए भी स्प्रे आ रही है, तो पशुओं का चारा ही कम होता चला जा रहा है। और अब तो है कि पता नहीं, पहले बाद में जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, किशोरावस्था में आई, तो ये यूरिया चली थी कि एक बार यूरिया डाल दो। शायद 1 बीघा में एक एक थैला कर हम कुछ डालते थे, 50 किलो का एक बकेट। और अब तो सर पता नहीं कितनी स्प्रे आ गई है कि तो मुझे लगता है कि ये आज जो उपन्यास है, मैं मेरी बहुत बहुत अंदर से ऐसे चाह है कि इसका आप रेडियो पे हम लोग इसकी वार्ता वगैरह करें, ताकि ये सरल भाषा में किसानों को समझ में आए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि ये एक व्यवहारिक मार्ग दिखाता है कि हम प्रकृति से कैसे दूर जा रहे हैं। तो आपका उपन्यास तो मुझे तो सर जड़ों की ओर लौट के ले गया। मैं तो वही यात्रा करती रही कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। हालांकि जब मैंने सर आपका उपन्यास शुरू किया था पढ़ना, तो वो जो कीट विद्रोह उसमें शब्द आया था शुरू शुरू में ना। जी, जी। बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम, आपका इंटरनेट शायद। लेकिन बातें बहुत अच्छी कर रही हैं सुरेश जी, मजा आ हाँ गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मुझे लगा सर ये
जो कीट है ना आपके, मुझे शुरू शुरू में ऐसा लगा था सर कि जैसे ये कीट है, ये प्रजा का प्रतीक होंगे। शायद हाँ मैंने कहा उपन्यास की भूमिका कुछ भ्रष्ट तंत्र की ऐसी कुछ रही होगी, और इसमें कीट है वो हम जैसे आम दबे कुचले लोग होंगे, ऐसा कुछ लगेगा। हालांकि सर मैं अंत तक नहीं पहुंची हूँ, मैंने लगभग इसके 70-80 पेज ही पढ़े हैं। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाना भी चाहूंगी कि मैंने ऐसे नोट्स वोट्स कुछ स्टिकर बना के जो जो पेज अच्छे लगे हैं तो मार्क वार्क कर रखा है मैंने ऐसे, कि मैं समीक्षा लिखूंगी इसकी छोटी मोटी कभी हाँ, कोशिश करके। कुछ कुछ बहुत पंक्तियां इसकी सर मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे आपने कहा कि एक भारतीय के चित्त की असल संरचना कैसी होती है, कर्म कांड उसके भीतर जैसे सिर उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसको मैंने बड़ा रिलेट किया कि हम सामान्यतः वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं हम सब, लेकिन जब भी सर फिर भी है ना किसी को नजर लग जाती है, तुम तो सोचते कि भाई वैज्ञानिक है तो नजर कैसे लग गई, चीजें तो ऐसी नहीं होती है ना कि ऐसे नजर लग जाए। एक सर एक ये पंक्ति थी आपकी 47 नंबर पेज के, जी जी जब जी। भी हम कोई कथा सुनते हैं तो जब तक सुनते हैं तो लगता है सब सच है, मगर जैसे ही कथा समाप्त होती है लगता है कुछ भी सच नहीं, या अगर उसमें कुछ सच है तो ऐसा सच है जिसे ना आप जानते हैं ना शायद जान ही सकते हैं, तो हम उसे भूल जाते हैं। ये तो सर मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगी कि ये आजकल के जो सोशल मीडिया उनके बारे में भी तो यही है ना सर, कि हम जब रील देखते हैं तो लगता है बड़ी उपयोगी है, बड़ी काम की है, और जैसे उससे बाहर आते हैं तो फिर कुछ नहीं है। और वास्तव में उन कथाओं के साथ भी होता ही है सर, हम पौराणिक कथाएं कितनी सुनते हैं, धार्मिक कथाएं कितनी सुनते हैं, फिर भी जीवन में सबके आचरण में कमियां हैं। उसकी देह जितना विष सोखती है उसके एक अंश को महामारी के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। आगे की पूरी पंक्तियां इसकी, ये तो मैंने सार रूप में एक बस अंडरलाइन की थी। ये सर ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लोग जो संजीवनी का अपनी बेटी का उपचार करने वाला, दूध की धार मार देने वाला सर। बीच बीच में। बीच में चलिए कोई बात नहीं अभी। मैम आप मेरी आवाज सुन रही हैं? नहीं। सर हमारे यहाँ तो बचपन में होता भी था, जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है ना तो उसके हर चीज का इलाज माँ के दूध की धार से ही करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ दूध की धार है ना पूजी भी जाती है, उसका पूजन होता है हमारे यहाँ राजस्थान में तो। बिल्कुल कुआं पूजन जब होता है तो उसमें गोबर पे मतलब माँ के दूध की धार लगा के उसका पूजन किया जाता है। शायद उस आप सर जो आप कह रहे थे ना कि मैं इतिहास की ओर गया वहां ढूंढे, तो कहीं हो सकता है सर उन परंपराओं के अंश की शुरुआत कहीं इन्हीं गहरी बातों से रही होगी, जो तो हमने पढ़ना छोड़ दिया, तो असली बातें तो हम भूल गए हैं। पर वो परंपराएं तो भी पूजन के रूप में, या हम उसको आजकल वाले लोग हम उनको पाखंड कह देते हैं, पर वो जड़ें मुझे लगा उनके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे सर। कोई भी परंपरा निर्बीज सामान्य अर्थ में बिना किसी कारण के तो नहीं होगी। तो हो सकता है दूध की धार का महत्व इसी औषधीय गुणों के कारण कभी रहा होगा। अभी आप जैसे बड़े लोगों के साथ मैं इतना ही बोल पाऊंगी सर, अभी तो इतना मैंने पढ़ा है। है ना? हाँ, लेकिन सुरेश जी जो बातें कही इन्होंने वो इनके अपने जीवन हाँ के भीतर से निकल करके आई थी, और हाँ जी, हाँ जी। उससे मुझे बड़ी आश्वस्ति हुई कुछ बातों को लेकर के, कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं जैसे इन्होंने अभी दूध की धार को गोबर वाला यहाँ जो पर बताया। यानी मार करके और उसको पूजने की बात कही है उपलों के ऊपर, तो इस परंपरा को मैं भी नहीं जानता हूँ। तो बहुत सारी नई चीजें वो लेकर के आ रही हैं जो हमारी जमीन से जुड़ी हैं। मैं कुछ अन्य परंपराओं के बारे में जानता हूँ जिनके भीतर से ये उपन्यास पैदा हुआ लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ इनसे मिलती जुलती बातें जरूर कहीं ना कहीं मौजूद हैं, इसलिए मुझे ये सब बातें कहने की जरूरत भी लगी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही थी कि उनको वीर बहुटियां याद आ गई इस उपन्यास को पढ़ते हुए।
और मेरी जो संजीवनी है इसके अंदर पात्र, उसकी बेटी का जन्म होता है तो उससे मिलने के लिए एक वीर बहुटी ही आती है वहां पर। तो ये एक वीर बहुटी का ऐसा कह लें कि बयान हमने अभी सुना, जो किसान की बेटी है और उन तमाम संकटों से रूबरू है और बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं वो कि ये सब जो कहा जा रहा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। मैडम, आपने इस उपन्यास को एक नई ऊंचाई दी है। ये तमाम अर्थ तो यहाँ पर हैं ही, उन्हीं तमाम अर्थों के भीतर से इसके वो गहरे और व्यापक अर्थ निकलते हैं जो यानी जमीन वही है जो आपने पकड़ी है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बात मैं कहना चाह रहा था वो कहीं पहुंच पा रही है आप जैसे मित्रों तक। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सब बातें हमसे साझा की। जी सुरेश जी। जी, मैंने मतलब जब नॉवल शुरू होता है, उपन्यास शुरू होता है, दोस्तों आप जरा देखिए, पहली जो 2 लाइनें लिखी हैं डॉक्टर साहब ने, वो पूरे नॉवल का निचोड़ है। उसमें जो जो क्वेश्चन मैडम इंद्रजीत ने किया था कि मैं वो पढ़ रहा हूं, आप इस पर ध्यान दें, गौर करें। उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ, देखो कि कोई एक बीज जो अंकुरित हुआ है, बेशुमार निर्बीज संभावनाओं के बावजूद। पूरा का पूरा उपन्यास इन 2 लाइनों के ऊपर आधारित है। और जो बहुत सी और खूबियां जो इसमें, क्योंकि ऐसे तो हम 2-4 घंटे और भी बोलते रहेंगे तो भी इसकी खूबियां कम नहीं होंगी, हम और बोलते जाएंगे। और क्योंकि है बहुत कुछ, अनेक धरातल पर चल रहा है। कहीं नूह की बात आ जाती, मेवात की बात आ जाती है, वहां दंगों की बात आ जाती है, कहीं शमशुल आ जाता है, उससे संवाद आ जाता है कुड़लम्मा का। और वो संवाद अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है, बहुत ही वर्तमान में हमें साथ में लेके चलता है, जैसे हम आज की कहानी पे चल रहे हैं। इसी तरह से इसके जो टेक्स्ट हैं, कहीं पर इतनी खूबसूरत लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अपील किया वो सारी चीज, जब वो कहते हैं कि संजीवनी का अर्थ है एक ऐसी बूटी जो भूमि का विष पी जाती है और उसे अमृत बनाकर अपने पत्तों में भर लेती है। कोई अमृत लुटाना चाहे उसे विष तो पीना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। कोई अमृत लुटाना चाहे उसे विष तो पीना पड़ेगा। भगवान शंकर को ले लीजिए या दूसरे व्यक्तियों को ले लीजिए, जिन्होंने भी सत्य बोला उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। खैर, इसमें आगे हर स्त्री के को प्रकृति ने देह संजीवनी दी है। आगे और बहुत खूबसूरत लिखा है, हर स्त्री को प्रकृति ने देह संजीवनी दी है। उसकी देह जितना विष सोखती है, उसके एक अंश को महावारी में उत्सर्जित कर देती है, शेष को अमृत की तरह बचा लेती है, अपने लिए, अपनी संतानों के लिए। मैं 2 बार रुका इसको पढ़ते हुए, बार बार पढ़ा मैंने। तो ये जो दृष्टि है, ये जो, जैसे मैंने एक अभी पीछे बनाया था इस नॉवल के ऊपर, एक चित्र मैंने खींचा जैसलमेर में, तो वो एक वातायन में से एक पूरा रोशनी का जखीरा जैसे बाहर निकल रहा हो, उसको मैंने कैप्चर किया। और वो ऐसे लगा जैसे मेरी आंख में आके ठहर गया है। मैंने जब वो फोटो क्लिक किया और जब मैं ये उपन्यास के ऊपर मेरी नजर गई, तो मुझे ऐसे लगा कि शाही जी किस तरह से उस रोशनी को कैप्चर करके अपने रेटिना में शामिल करके जहन तक ले जाते हैं और फिर कलम के माध्यम से शब्दों के सामने साथ में परोस देते हैं। ये जो बात है, आगे वो कहते हैं, उसके पास अमृत की पूंजी न हो तो वह किसी को जन्म नहीं दे सकती। विशेष बात ये है, नारी की महिमा जो जो जहां आपने पहुंचा दिया है, लोगों को पता ही नहीं है कि नारी क्या है। तो ये जो पुरुष के पास ये चीज नहीं है जो नारी के पास है। और इसी तरह से जो अभी तो हम आधे पे भी नहीं पहुंचे डॉक्टर साहब, अभी तो विश्वविद्यालय वाला जो प्रकरण है वो अछूता है। अभी तो वो जो आपने लिखा है कीटों का जो डायलॉग, जो संवाद स्थापित किया है, और उस संवाद के माध्यम से जो आपने कहा है, दुनिया को संदेश दिया है, वो अभी रहता है
क्योंकि ये बहुत लंबी बातचीत हो सकती है इसके ऊपर। और मेरा ख्याल है कि ये इतना लंबा होने के बावजूद भी कहीं किसी को बोर तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो बातें कही गई हैं वो हमारे जीवन की हैं, हमारी अपनी हैं, रोजमर्रा की बातें हैं, जिनको हम लापरवाही में इधर उधर नजरअंदाज कर देते हैं। सो अभी सर सर आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी सर, मेरा जी एक विशेष निवेदन है कि आप लोग आप आपसे तो मैं परिचित हूँ, रेडियो से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं जरूर ये चाहूंगी कि इस पे बहुत सरल भाषा में रेडियो वार्ता, अगर आप मुझे उसमें शामिल करें तो मेरा सौभाग्य होगा। पर आप नहीं भी करें, किसी से भी करवाएं, लेकिन इस पे करवाएं जरूर, क्योंकि मैं तो उसी जीवन का हिस्सा हूँ। मुझे पता है आज भी जो असली किसान है वो आज भी मोबाइल पे नहीं, वो आज भी खबरें रेडियो पे सुनते हैं, उन्हें लगता है यही सच्ची खबरें हैं, तो वो चलिए आज भी बहुत जरूर आपका सुनते हैं। सुझाव जो है बहुत अच्छा है। इसको जरूर हम कोशिश करेंगे कि हमारा यहाँ भी रेडियो स्टेशन जो बठिंडा का है, वहां भी मैं बात करूंगा कि एक रेडियो नाटक रूपक बन सके। और इसी तरह से सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन से भी नश्र हो। तो इस तरह की कोशिश हमारी रहेगी। बल्कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं खुद इसके ऊपर लिखने की सोच रहा हूँ। ईश्वर करे मैं जल्दी लिख पाऊं उसकी उस मामले में। वो इसमें जगह जगह ऐसे दृश्य आते हैं जो मंचित किए जा सकते हैं, स्टेज किए जा सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था एक दिन कि किसी रोज मैं इस पर जरूर काम करूंगा, और एक जिस तरह से नाटक होता है, नाटक के रूप में इसमें से कोई ऐसी कृति निकले जो लोगों तक पहुंचे, जो बात हम कहना चाहते हैं वो आम पाठक तक, आवाम तक पहुंचे। तो बहुत जरूरी है हम लोग मिलके काम करें इसके साथ। और डॉक्टर विनोद शाही जी, जो आपने अंत जो कहानी का किया है, उस जी उसने मुझे, मैं अभिभूत हो गया। मैं मतलब जो स्वराज वीर की एक ऐसी हालत, जब वो अंदर भी झांक रहा है अपने और बाहर भी देख रहा है, वो ऐसा संतुलन मैंने कहीं और पढ़ा नहीं। और आम भाषा में उनको पागल कहा जाता है, लेकिन वो पागल नहीं है। इसके बावजूद जो अंत में आपने नूह को में वो नौका को उल्टा दिखा दिया है, बिल्कुल उल्टा, लेकिन फिर वहां से संभावना है। जो निर्बीज जी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां आपका बिल्कुल क्लियर होकर बाहर आ रहा है। सो बहुत बहुत मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा इस वार्ता में, इस बातचीत में भाग लेने के लिए। ये ये एक किस्म से बातचीत के रूप में ही, शक्ल में ही मैं करना चाहता था, क्योंकि इसके ऊपर अभी एक दो एपिसोड और होने चाहिए, ताकि जो पीछे बातें रह गई हैं, नॉवल के मध्यांतर के बाद की बातें महत्वपूर्ण हैं, वो भी सामने आए। तो फिर कभी हम फिर से मिलेंगे। डॉक्टर शाही जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और इतने सरल शब्दों में आपने सारी बात हमारे सामने रखी। जो भी हमारे प्रश्न थे, प्रश्न तो नहीं कहेंगे कि ये जिज्ञासाएं थी, उनका भी आपने हल हमारे सामने रख दिया। और चंद्रकला मैम, आपका विशेष धन्यवाद। आप जुड़ी पीली बंगा से, राजस्थान से। और मीनाक्षी मैम, आप डीपीएस में सीनियर पीजीटी हैं बायो के, और बहुत अच्छी पाठिका हैं, लगातार पढ़ती हैं और लिखती भी बड़ा अच्छा है। लेकिन मैंने इनको कई बार कहा है कि आप आइए लेखन में, लेकिन हिचकती हैं, तो थोड़ा किसी दिन ये जरूर आएंगी। इधर से इंद्रजीत मैम, आपका शुक्रगुजार हूँ। आप केंद्रीय विद्यालय फरीदकोट में टीचर हैं, पढ़ा रही हैं बच्चों को, और बहुत से मायनों में आपने बहुत से अच्छी बातें कही, बहुत सी ऐसी बातें कही जो शायद मुझे भी नहीं पता था। तो वो हम सब के लिए नई जानकारी बन के सामने आई। मैं आपका उम्मीद करता हूँ हम फिर से जुड़ेंगे। और डॉक्टर शाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर धन्यवाद सुरेश जी। और सब मित्रों का बहुत बहुत, उनके प्रति तो विशेष आभार कि इतनी अच्छी अच्छी बातें वो लेकर के आए और मुझे प्रेरित किया
बल्कि आश्वस्त भी किया, प्रेरित भी किया, और संभवतः इसके आगे काम करने के लिए मुझे कुछ रोशनी भी यहाँ से दिखाई देती है। तो ये संवाद बना रहे, इसके साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका तीसरा अंक जो है, तीसरा उपन्यास भी जल्दी सामने आए तो और अच्छा रहेगा। एक कड़ी के रूप में एक ही सब्जेक्ट पर कहाँ से बात शुरू हुई, ईश्वर के बीच से होती हुई, आतंकवाद से होती हुई, अध्यात्म से होती हुई, फिर निर्बीज तक है, निर्बीज से आगे की बात जरूर चलनी चाहिए। नई उम्मीदों के साथ, नई संभावनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हस्ताक्षर ग्रुप को इजाजत दें। धन्यवाद।